नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 4। आपके साथ मैं हूं सबीना देशमुख। 4 बजे की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे भिंड से, जहां स्कूल में नकल के मामले पर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी का बयान आया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, विभाग सतर्क है, इसलिए पकड़े जा रहे हैं नकलची। देखिए, पारदर्शिता पूर्वक परीक्षा कराना हमारा पहला उद्देश्य है। आज चूँकि पहला दिन है, हमने पहले भी बोला था कि मोबाइल निषेध है। वहाँ पर अगर किसी ने इस प्रकार का काम किया तो पकड़ा है, तो इसका मतलब यही है कि बोर्ड कहने के सचेत है, मुस्तैद है। आने वाले समय में और भी इस प्रकार की कार्रवाई संपादित हो सकती है। और जहाँ पहले मध्य प्रदेश में कहा जाता था कि कुछ जिले चिन्हित थे जहाँ नकल ठेकेदारी पे माध्यम से की जाती थी, पिछले साल भी हमने रोका, इस साल भी हम रोकेंगे। और मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल रोकने के तमाम दावों के बीच भिंड की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई गंभीर सवाल खड़े करती है। नकल की ये तस्वीरें हैं, जी हां, नकल। भिंड के गायत्री डीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 12वीं की परीक्षा में छात्र खुलेआम नकल करते दिखाई दिए। छात्र परीक्षा हॉल में मोबाइल तक लेकर पहुंचे थे और सर्चिंग में दर्जनों मोबाइल जब्त किए गए। छात्र नकल में मोबाइल का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे थे, किसी तरह का खौफ उनके मन में नहीं था। मोबाइल के जरिए छात्र क्वेश्चन पेपर परीक्षा हॉल के बाहर तक भेज रहे थे। इन तस्वीर को आप देखिए, किस तरह भिंड में नकल का ये खेल चल रहा है और प्रशासन इसमें बेबस नजर आ रहा है। भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़, तमाम दावे जरूर किए गए थे, सुरक्षा के लिहाज से तमाम तरह की व्यवस्थाओं की बात भी कही गई थी, लेकिन फिर भी ये देखिए, जहां जहां आपको ये रेड कलर का सर्कल नजर आ रहा है, वो तस्वीर ये बता रही है कि किस तरह इन तमाम छात्रों के बीच कुछ छात्र ऐसे भी निकले जिन्होंने नकल करते हुए कैमरे में कैद हुए। 2 तस्वीर आपके सामने हैं, पकड़े गए नकलची। सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि क्या व्यवस्थाओं में इतना दम नहीं था कि इन छात्रों को नकल करने से रोका जा सके। हालांकि 2 अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर निलंबित जरूर कर दिए गए हैं, पर फिर भी अगर परीक्षा हॉल के अंदर एंट्री मिली तो कैसे मिली, किसने मदद की, कैसे ये छात्र यहाँ तक अपने साथ नकल का ये सामान ले पाए, ये भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। छात्रों के पास से दर्जनों मोबाइल यहां पर बरामद किए गए हैं। सर्चिंग के दौरान मोबाइल फोन जब्त किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर चेकिंग भी छात्र की हो रही है, डांट डफकार लग रही है। लेकिन गायत्री डीएन कॉलेज की ये तस्वीर है, तो क्या प्रबंधन में कहीं खामी रह गई जिसकी वजह से छात्रों ने यहाँ पर नकल करने की ये कोशिश की है? ये भी सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर इन छात्रों की मदद किस किस स्तर पर हुई है। ऐसा नहीं है कि सारे छात्र नकल करते पकड़े गए, लेकिन जिन छात्रों को हम यहाँ दिखा रहे हैं उन छात्रों को कैमरे में सीधे तौर पर नकल करते हुए पकड़ा गया है। भले ही अब ये कहा जाए कि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है जिसके मद्देनजर ये छात्र पकड़े गए हैं, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एंट्री यहाँ पर मोबाइल के साथ मिली है और बाहर क्वेश्चन पेपर मोबाइल के जरिए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या चेकिंग यहाँ पर इन छात्रों की आने से पहले ठीक तरीके से नहीं की गई, चेकिंग में लापरवाही की गई, या फिर जानबूझकर इन छात्रों को इन सामानों के साथ अंदर आने की इजाजत मिली? और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले की तरफ रुख करते हैं, जहां से सटे तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में ग्रे हाउंड फोर्स ने 8 नक्सल कमांडरों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में एनकट्टापुरम दल्लम कमांडर लक्ष्मैया के भी मारे जाने की खबर है और बताया जा रहा है कि नक्सली छत्तीसगढ़ से तेलंगाना के खम्मम जा रहे थे। इस दौरान सूचना मिलने पर जवानों ने रास्ते में घेराबंदी कर उन्हें रोका। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक AK-47 राइफल, एक 303 राइफल और 3 SLR राइफल बरामद की है। एनकाउंटर के बाद मारे गए नक्सलियों के शवों को हेलीकॉप्टर से तेलंगाना के भद्राचलम ले जाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने जवानों को कामयाब ऑपरेशन चलाने के लिए बधाई भी दी। ये एक संयुक्त अभियान था और 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था। 24 से 30 घंटे पहले ही जंगल में थे ग्रेहाउंड के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस का। 8 नक्सली मारे गए, AK-47, 303 और दूसरे शस्त्र मिले हैं। ये इस वर्ष का और पिछले 3-4 वर्षों का
सबसे सफल बड़ा ऑपरेशन है जो टारगेटेड था, प्लान था और इंफॉर्मेशन बेस्ड था। और भोपाल में विधानसभा के सामने बेकाबू बस ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस रोड से कई वीआईपी गाड़ियां गुजरी, लेकिन अफसोस किसी भी वीआईपी ने गाड़ी रोककर उस जख्मी शख्स को मदद देने की कोशिश नहीं की। बेहद शर्मनाक चेहरा ये समाज का सामने आता है, जहां उम्मीद हम आम जनता से करते हैं, लेकिन अफसोस वीआईपी भी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आते हैं। बेरहमी की इंतहा तब हो गई जब ये शख्स सड़क पर पड़ा रहा, कराहता रहा और सुरक्षाकर्मी वीआईपी गाड़ियों को पास देते रहे। वहीं राजनांदगांव के डोंगरगढ़ की तरफ रुख करे तो यहां रोपवे हादसे में जख्मी 75 साल की बुजुर्ग महिला इंदुमती मिश्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गंभीर रूप से जख्मी महिला का इलाज राजनांदगांव जिला अस्पताल में चल रहा था। जानकारी दे दें कि कल रोपवे की ट्रॉली टूटने से 4 लोग जख्मी हो गए थे। ये सभी लोग रोपवे के जरिए डोंगरगढ़ मौजूद मां बमलेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी ट्रॉली टूटकर पहाड़ी के पत्थरों से जा टकराई, जिससे 4 लोग जख्मी हो गए। इंदुमती मिश्रा अपने पति के साथ भुवनेश्वर से मां बमलेश्वरी के दर्शन करने रविवार को यहां पहुंची थी। 1 बजे करीब फिर ट्रॉली चालू हुई तो फर्स्ट में हम लोग बैठे और थोड़ा दूर गई होगी ट्रॉली नीचे की तरफ, बस उसमें से एक बार झटका किया, फिर उसके बाद ट्रॉली नीचे गिरी। वाइफ का तो देहांत हो गया। 3-4 घंटे रुके हम वहाँ पे। डर तो लग रहा था, बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, और भी सामने के डिब्बे में और 2 छोटे छोटे बच्चे थे 6-7 महीने के। छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पानी की जरूरत थी, लेकिन पानी किसी ने भी नहीं पहुंचाया वहाँ पे। वो पानी पानी चिल्ला रहे थे बच्चे जब से भूख लगे कर रहे थे, कोई भी सहायता नहीं मिली वहाँ से, सिर्फ आश्वासन दे रहे थे। और खबर लेंगे उज्जैन से, जहां संघर्ष मेले के जमीन आवंटन को लेकर आज साधु संत फिर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे साधु संतों ने चेतावनी दी कि यह अनशन आमरण अनशन होगा और जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक धरना जारी रहेगा। इस बीच एक संत ने विरोध स्वरूप मांगे नहीं माने जाने तक खड़े रहने का प्रण भी ले लिया। दरअसल वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े के साधु संत जमीन आवंटन को लेकर प्रशासन और सिंहस्थ मेला प्राधिकरण से नाराज हैं। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साधु संतों ने आमरण अनशन पर रहने का ऐलान कर दिया। संतों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जमीन विवाद नहीं सुलझाया गया तो तीनों अखाड़ों के लगभग 750 साधु संत सीएम शिवराज के उज्जैन पहुंचने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उनका घेराव तक करेंगे। बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि निर्मोही अखाड़ा के उनको इलाहाबाद से, नासिक से, रिकॉर्ड से उनको नाम का कागज नहीं, पत्री नहीं। और रायपुर में रमन कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक पर लगातार नजर हमारी बनी हुई थी। कुछ खास फैसले इस बैठक में लिए गए, जानकारी आपको दे देते हैं। नई फसल बीमा योजना को सरकार की मंजूरी मिल गई है। 72 मॉडल स्कूल पीपीपी के तहत चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सरगुजा के ओला पीड़ितों को मुआवजा भी मिलेगा। तो कैबिनेट की बैठक में ये कुछ खास फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, जिनके बारे में जानकारी यहां पर हम आपको दे रहे हैं। बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की आज शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक में कुछ खास फैसले लिए गए। नई फसल बीमा योजना को मंजूरी, 72 मॉडल स्कूल पीपीपी के तहत चलाने का फैसला। इसके अलावा सरगुजा के ओला पीड़ितों को मुआवजे की काफी वक्त से दरकार थी, ये मुआवजा भी अब इन्हें दिया जाएगा। और राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के अभिभाषण के साथ ही आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में छत्तीसगढ़ में सूखे की मार का खासतौर से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सूखे के चलते पिछला साल यानी कि जो बीता साल है वो काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रदेश के किसानों को सूखा झेलना पड़ा। राज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल में पहली बार प्रदेश में सबसे ज्यादा सूखा पड़ा, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया और प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाई। सूखाग्रस्त किसानों को सरकार ने करीब 2000 करोड़ की राहत राशि भी दी, इसका जिक्र करना भी वो नहीं भूले। असंचित क्षेत्र में 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर और संचित क्षेत्र में
13,500 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देने का प्रावधान किया गया। सूखे की मार को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की सूची में इस बार सूखे को शामिल किया। सूखा प्रभावित इलाकों में कन्या विवाह योजना के तहत राशि को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया। इसके अलावा राज्यपाल ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से मनरेगा में लोगों को 200 दिन रोजगार दिया गया। इस महत्वपूर्ण संयोग के साथ आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा का वर्ष 2016 का ये प्रथम सत्र आप सबको अपने कर्तव्यों के निर्वाह की नई उमंग, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान करें, इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बीता वर्ष राष्ट्रव्यापी सूखे के कारण काफी चुनौतीपूर्ण था। छत्तीसगढ़ विगत 12 वर्षों में पहली बार सर्वाधिक सूखा प्रभावित रहा। आप सभी सदस्यों ने किसान भाइयों और उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने एवं राहत के उपायों में सहभागिता का जो वातावरण बनाया, उसके लिए मैं आप सभी को विशेष तौर पर साधुवाद देता हूं। मेरी सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को राहत देने के उपाय सर्वोच्च प्राथमिकता से किए। और टेपकांड मामले में कांग्रेस से निष्कासित विधायक अमित जोगी के विधानसभा में बैठने की सीट को लेकर कंफ्यूजन जारी है। नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने विधानसभा को लिखे पत्र में अमित जोगी को कांग्रेस का सदस्य माना। पत्र में उन्होंने अमित जोगी को कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों के साथ ही सदन में सीट देने की अपील की। ऐसे में माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान अमित जोगी सदन में कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठेंगे। इससे पहले हालांकि आज खबर आई थी कि सदन में अमित जोगी की सीट 63 नंबर से बदलकर 89 कर दी गई। अमित जोगी ने टीएस सिंहदेव से आलाकमान को फैसला आने तक उन्हें कांग्रेस सदस्यों के साथ बैठे देने की अपील की थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अमित जोगी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद विधानसभा की बैठक व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे। तब नेता प्रतिपक्ष की ओर से विधानसभा को एक पत्र भेजा गया, लेकिन जो अंतिम पत्र था जिसके आधार पर बैठक व्यवस्था का परिवर्तन किया गया, उस पत्र में लिखा गया है कि अमित जोगी के निष्कासन के अंतिम अपील पर अंतिम फैसला आने तक जो सीट है उसे इंटरचेंज किया जाए, यानी दलेश्वर साहू की सीट जो है वो अमित जोगी को दी जाए और अमित जोगी की सीट जो है वो दलेश्वर साहू को दी जाए। यानी एक तरह से इस पत्र के मजमून समझा जा सकता है कि नेता प्रतिपक्ष मान रहे हैं कि अमित जोगी पार्टी के विधायक हैं। इस हमारे साथ खुद नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विधानसभा की बैठक व्यवस्था और तमाम जो नियम कानून है उसके मुताबिक आपका पत्र का मजमून कह रहा है कि अमित जोगी विधायक हैं इस समय कांग्रेस पार्टी के। ये विधानसभा सचिवालय जिस संदर्भ में उनको मान रहा है कि जब तक अध्यक्ष जी उनको पार्टी के सदस्यता से निष्कासित नहीं समझते तब तक वो कांग्रेस के ही सदस्य हैं, ये विधानसभा सचिवालय का ये मानना है। और उन्होंने मुझे जब ये संकेत दिया कि हम उसको नियम को ऐसा पढ़ रहे हैं और ऐसा मान रहे हैं, विधानसभा की नियम प्रक्रियाएं तथा दल बदल विधेयक की जो कंडिकाएं हैं उनके तहत हम ये मान रहे हैं कि जब तक अध्यक्ष जी इसमें कोई निर्णय नहीं देते तो वो कांग्रेस के हैं, क्योंकि विधानसभा उनको कांग्रेस की मान रही है। आप किसका मान रहे हैं? आप कांग्रेस का मान रहे हैं, कांग्रेस से संबद्ध मान रहे हैं, विधानसभा तो जो मान रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनको निष्कासित किया है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जब तक उसमें या तो स्टे नहीं देती, उनका मुझे जो संकेत हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के स्तर पे वो यही है कि थोड़ा गोस लो। एक लाइन में जवाब, इस समय वो कांग्रेस के विधायक हैं या नहीं है? दिन होती है और रात होती है, बीच में गोधूली बेला है, तो इसको गोधूली बेला मान लीजिए। लेकिन आपका पत्र तो कह रहा है कि विधायक हैं। वो विधानसभा उनको कांग्रेस का ही विधायक अभी मान रही है। नेता प्रतिपक्ष क्या मान रहे हैं? गोधूली बेला है। मेरे लिए अभी स्पष्ट नहीं है कि पार्टी उनको किस रूप में देख रही है। आपका जो पत्र है वो विधानसभा अमित जोगी को कांग्रेस का विधायक मानती है, तो आपसे भी मनवा लिया गया? उस संदर्भ में ही मानना चाहिए ताकि सीटिंग अरेंजमेंट को लेके जो एक असमंजस की स्थिति बनी थी वो दूर हो जाए।
धन्यवाद आपका। आप हैं नेता प्रतिपक्ष टी एस सिंहदेव। उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस पार्टी अमित जोगी को कांग्रेस का नहीं मानती है। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष जो है वो संशय में है कि अमित जोगी कांग्रेस के मेंबर हैं या नहीं है। कैमरा पर्सन अभिषेक पाठक के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और मध्य प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार हमला बोला। सीएम ने कहा कि फसल बीमा योजना कांग्रेस के कार्यकाल में डिफेक्टिव बीमा योजना थी। सीएम ने यह भी कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस की आंखों में चुभते हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिलान्यास के बाद 30-30 साल तक काम पूरे नहीं होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तब से मध्य प्रदेश ने विकास दर लगातार बढ़ोतरी यहां पर दर्ज करवाई है। सीएम ने सदन में बताया कि पिछले 4 साल में एमपी में कृषि विकास दर 20% रही है। तो किसान की फसल का बीमा नहीं होता था, बैंक के लोन का बीमा इनकी सरकार करती थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को कुछ नहीं मिलता था। डिफेक्टिव बीमा योजना, कब किसान को राहत मिलती थी? लेकिन प्रधानमंत्री अगर आए मध्य प्रदेश की धरती पर, और मुझे कहते हुए गर्व है कि नई फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए, उसकी गाइडलाइन जारी करने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई प्रदेश चुना तो वो प्रदेश था हमारा मध्य प्रदेश। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कोई राशि कम नहीं हुई, लेकिन कई बार मुझे लगता है एक व्यक्ति जिसने एक पार्टी का एकाधिकार तोड़ा है वो कांटे की तरह चुभता है। जैसे बैल को लाल कपड़ा दिखा दो तो भड़कता है, वैसे ही प्रधानमंत्री का नाम आए और कांग्रेस के मित्र भड़कते हैं। रात में सपने में भी मोदी 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 चलता रहता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और एमपी विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान के कई रंग दिखाई दिए। सीएम कभी अपने तर्कों से विपक्ष पर निशाना साधते नजर आए तो कभी विपक्ष के सवालों का चुटेले अंदाज में जवाब भी उन्होंने दिया। सड़क, बिजली और पानी जैसे मुद्दों पर विपक्ष के सवालों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे जवाब दिए कि सदन में बैठे लोगों के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। डिटेल में इसलिए समझाता हूं कि हर कपिल धारा, मुख्यमंत्री कपिल धारा के कुओं को आपके किसान के खेत में नहर नहीं पहुंच सकती तो कुआं खोद देंगे, खेत तालाब बना देंगे, रिटेल में पहुंच जाएगा। अब पूरा सुनो ना भाई। रिटेल खेरची होता है, खेरची। क्या बैठ जाए आप? खेरची कैसा बांटोगे पानी को? बैठ जाए कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु रूप मूरत देखी तिन तैसी। अब ये खेरची के काम करते रहे तो वैसे ही सब दिखाई देगा। और क्या दिखाई देगा? ये नजारे सबने देखे। बनियान भी उतार देते थे, पसीने पसीने घूमते रहते थे, कब बिजली रहते थे। आज बिजली की बात करो यार, मैं गर्व के साथ कहता हूं ये बात। और बता दो, वो आरिफ भाई बताएंगे, मुझे पता नहीं। मैं तो दूध की बात करूंगा भाई, सास की हाई। मैं कहना चाहता हूं उस समय क्या हालत थी जब सरकार होती थी 2002 और 2003 तक। सड़कों की हालत कोई भूल गए क्या? कोई इंदौर से मंदसौर जा सकता था क्या? भोपाल से सागर जा सकता था क्या? गाड़ी खाए हिचकोले, अड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। गाड़ी के साथ साथ आदमी भी टूट जाता था, यह हालत हो जाती। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। भोपाल से आ रही है, जहां विधानसभा के बाहर बस की टक्कर से जख्मी हुए युवक की मौत हो गई। इस खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई थी। अपडेट इस खबर को लेकर हमारे पास ये है कि विधानसभा के बाहर जिस युवक की बस से टक्कर हुई थी उसकी मौत हो गई है। जख्मी युवक को हालांकि इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया था, जहां युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी आपको दे दें कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस रोड से कई वीआईपी गाड़ियां गुजरी, लेकिन अफसोस किसी भी वीआईपी ने गाड़ी रोककर उस जख्मी शख्स को मदद करने की कोशिश नहीं की। बेरहमी की इंतहा तब हो गई जब ये शख्स सड़क पर पड़ा कराहता रहा और सुरक्षाकर्मी वीआईपी गाड़ियों को पास देते रहे। हो सकता है कि अगर वक्त पर इस शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया जाता तो क्या पता इसका इलाज हो सकता था। मकरंद काले, जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। मकरंद, क्या अपडेट आपके पास, किस तरह से अब ये पूरा मामला देखा जाए?
देखिए, विधानसभा के गेट नंबर 4 और 5 के बीच में ये हादसा हुआ। वहां पर बाइक से जा रहे युवक को लाल बस ने टक्कर मार दी। ये आमने सामने की भिड़ंत थी, जिसमें जो बाइक सवार था वो गंभीर घायल हो गया था। उसको पहले जेपी अस्पताल ले जाया गया, वहां से उसको निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और इसके बाद एक सवाल ये उठता है सबीना कि जब ये युवक तकरीबन 20 से 25 मिनट तक सड़क पर तड़पता रहा, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। एम्बुलेंस 20 से 25 मिनट तक नहीं आई। इस बीच तमाम वीवीआईपी की गाड़ी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा तमाम विधायकों की, तमाम मंत्रियों की गाड़ियां वहां से गुजरी, लेकिन तकरीबन 20-25 मिनट तक वहां पर कोई भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। शायद अगर कुछ देर पहले उसको इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। बेहद गंभीर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। मकरंद, अगर हम अपनी जिम्मेदारी की बात करें, आप भी वहां पर मौजूद थे, क्या आपने वहां पुलिस कर्मियों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर वो इंतजार किस चीज का कर रहे थे, क्यों उस शख्स को वक्त पर भर्ती नहीं करवाया गया? किसी तरह का सवाल आपकी तरफ से पूछा गया? देखिए शुभ्रा, बता दूंगा आपको कि जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि एम्बुलेंस आ रही है और एम्बुलेंस में इस शख्स को ले जाया जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस आने में 20 से 25 मिनट का वक्त लग गया, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम जो है ये कैमरों में भी कैद हुआ। काफी देर तक ये युवक सड़क पर पड़ा रहा और समय से अगर एम्बुलेंस आ जाती तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। शुक्रिया मकरंद, तमाम जानकारी के लिए आपका। इंदौर में नॉन इंटरलॉकिंग वर्क के काम के चलते कल से 2 दिन के मेगा ब्लॉक रहेगा। 2 और 3 मार्च को इंदौर रेलवे स्टेशन बंद रहेगा, जिसके चलते इस रूट की तकरीबन 16 ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 29 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनल कर दिया गया है, यानी ये ट्रेनें लक्ष्मीबाई नगर और पलिया से चलेंगी। मेगा ब्लॉक की वजह से मुसाफिरों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है कि 2 मार्च को रद्द रहने वाली आखिर ट्रेनें कौन सी है। इंदौर मक्सी पैसेंजर, इंदौर नागदा ट्रेन, इंदौर कोटा पैसेंजर, इंदौर उज्जैन लिंक एक्सप्रेस, इसके अलावा इंदौर भोपाल पैसेंजर, नागदा इंदौर पैसेंजर, कोटा इंदौर इंटरसिटी, हबीबगंज इंदौर इंटरसिटी। ये 2 मार्च को ट्रेनें रद्द रहेंगी। 3 मार्च की भी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। इंदौर हबीबगंज इंटरसिटी रद्द होगी। उज्जैन भोपाल पैसेंजर भी इस लिस्ट में शामिल है। इंदौर नागदा पैसेंजर, भोपाल इंदौर पैसेंजर। 4 मार्च की भी जानकारी आपको देते हैं जो ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। भोपाल इंदौर पैसेंजर, जयपुर इंदौर। अब नजर डालते हैं उन ट्रेनों पर जो 2 मार्च को शॉर्ट टर्मिनल में रहेगी, ये जान लेना बेहद जरूरी है। ग्वालियर इंदौर एक्सप्रेस इसमें शामिल है। इसके अलावा रतलाम इंदौर पैसेंजर भी इसमें शामिल है। 2 मार्च को शॉर्ट टर्मिनल ट्रेनों में अवंतिका एक्सप्रेस भी शामिल है। और ब्रेकिंग एट 4 में फिलहाल हमारे साथ इतना ही।